नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं राइज ऑडियो हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमारी सबसे बड़ी लेकिन सबसे अनदेखी ताकत पर काम करती है, हमारा अपना मन। इस किताब का नाम है डिसिप्लिन योर माइंड और इसे लिखा है ज़ोई मके ने। ये किताब हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपने निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं, और जब निर्णय बेहतर होते हैं तो जीवन अपने आप बेहतर होने लगता है। ये किताब ये नहीं कहती कि जीवन आसान है, बल्कि ये कहती है कि हर चीज की एक कीमत होती है। हर सफलता के बदले हमें कुछ देना पड़ता है, समय, ध्यान, आराम या कभी-कभी अपनी पुरानी आदतें। लेखक बताता है कि हम अक्सर शांति बाहर खोजते हैं, लोगों में, परिस्थितियों में, सोशल मीडिया में या भविष्य में, लेकिन असली शांति तब आती है जब हम अपने ही मन को समझना और संभालना सीख लेते हैं। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि हमारा दिमाग हमेशा हमारे हित में काम नहीं करता। वो हमें डर दिखाता है, आलस्य दिखाता है, बहाने देता है, और अगर हम हर विचार पर भरोसा करने लगें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए डिसिप्लिन योर माइंड हमें यह सिखाती है कि कैसे अपने विचारों से दूरी बनाकर उन्हें देखना है, कैसे भावनाओं के बजाय जिम्मेदारी से निर्णय लेना है, कैसे तनाव को समझकर उससे लड़ने के बजाय उसे संभालना है, और कैसे रोज के छोटे छोटे अभ्यास से अपने जीवन की दिशा बदलनी है। संक्षेप में ये किताब हमें 3 मुख्य बातें सिखाती है। पहली, जीवन में हर चीज एक ट्रेड ऑफ है, जो आप चुनते हैं उसके बदले कुछ छोड़ना पड़ता है। दूसरी, मानसिक शांति बाहर नहीं अंदर बनती है। और तीसरी, अनुशासन कोई सजा नहीं है बल्कि आजादी का रास्ता है। आज के इस ऑडियो बुक में हम इस किताब के सभी महत्वपूर्ण विचारों को सरल भाषा में समझेंगे, ताकि आप उन्हें सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में लागू भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को अपने मन को समझने की, अपने विचारों को साधने की और अपने जीवन को दिशा देने की। चैप्टर 1 से पहले एक सवाल आपके लिए: क्या आप अपने मन को चलाते हैं या आपका मन आपको चलाता है? चैप्टर 1, जीवन में हर चीज एक कीमत मांगती है। हम अक्सर जीवन से एक अजीब सी उम्मीद रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए बिना कुछ छोड़े। हम सफलता भी चाहते हैं, आराम भी, सम्मान भी चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं, आजादी भी चाहते हैं लेकिन अनुशासन नहीं। लेकिन लेखक यहां बिल्कुल सीधी बात करता है। जीवन में हर चीज एक सौदा है, हर चुनाव की एक कीमत होती है। आप जो भी चुनते हैं उसके बदले कुछ छोड़ना ही पड़ता है। अगर आप स्वास्थ्य चुनते हैं तो आपको आलस्य छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ज्ञान चुनते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप शांति चाहते हैं तो शायद आपको कुछ रिश्तों से दूरी बनानी पड़े। और अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। समस्या ये नहीं है कि कीमत देनी पड़ती है, समस्या ये है कि हम कीमत देना चाहते नहीं हैं। हम चाहते हैं परिणाम बिना प्रक्रिया के, फल बिना बीज बोए और मंजिल बिना रास्ता तय किए। लेखक समझाता है कि जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हर अच्छी चीज के साथ कुछ कठिनाइयां भी आती हैं, तब तक हम हर कठिनाई को गलती समझते रहेंगे। लेकिन कठिनाई गलती नहीं है। कठिनाई ये संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जब आप जिम जाते हैं तो शरीर में दर्द होता है, लेकिन वही दर्द ताकत बनाता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग थकता है, लेकिन वही थकान बुद्धि बनाती है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो मन पर बोझ लगता है, लेकिन वही बोझ चरित्र बनाता है। इसलिए लेखक कहता है, सवाल ये नहीं है कि मुझे कठिनाई चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि मैं किस कीमत को देने के लिए तैयार हूं। क्या आप अपने भविष्य के लिए आज का आराम छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने सपनों के लिए आज की आदतें बदल सकते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य के लिए अपने बहाने छोड़ सकते हैं? अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। अनुशासन का मतलब है आज थोड़ा कठिन चुनना ताकि कल आसान बन सके। और जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज की कीमत होती है, तब जीवन बोझ नहीं लगता। तब जीवन एक कॉन्शियस चॉइस बन जाता है। आप शिकार नहीं होते परिस्थितियों के, आप निर्माता बनते हैं अपने भविष्य के। यही इस अध्याय का मूल संदेश है। आप कीमत से नहीं बच सकते, लेकिन आप कीमत चुन सकते हैं।
चैप्टर 1 का सार एक पंक्ति में। हर चीज का मूल्य है। सवाल ये नहीं कि देना है या नहीं, सवाल ये है कि किस चीज की कीमत देना समझदारी है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि जब हमने कीमत स्वीकार कर ली तब अगला कदम क्या है, जिम्मेदारी लेना। चैप्टर 2, जिम्मेदारी की शक्ति। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि जीवन में हर चीज की एक कीमत होती है। अब सवाल ये उठता है, वो कीमत कौन देगा? लेखक कहता है, अगर आप अपनी जिंदगी के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि आप खुद को हर बात के लिए दोषी ठहराएं। जिम्मेदारी का मतलब है ये स्वीकार करना कि मेरे जीवन की दिशा का अंतिम नियंत्रण मेरे ही हाथ में है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपनी परेशानियों के कारण बाहर खोजते हैं, परिस्थितियां, लोग, बचपन, सिस्टम, सरकार, समय, किस्मत। लेकिन जब तक हम ये मानते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया ऐसी है, तब तक हम खुद को असहाय बनाए रखते हैं। लेखक साफ कहता है, आप हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हर परिस्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। और यहीं से जिम्मेदारी शुरू होती है। जब आप कहते हैं, मेरी आदतें मेरी जिम्मेदारी हैं, मेरी प्रतिक्रियाएं मेरी जिम्मेदारी हैं, मेरा भविष्य मेरी जिम्मेदारी है, तब आप पीड़ित नहीं रहते, निर्माता बन जाते हैं। जिम्मेदारी लेने से जीवन कठिन नहीं होता, जिम्मेदारी न लेने से जीवन कठिन होता है। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप दूसरों के फैसलों पर जीते हैं। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपने फैसलों पर जीते हैं। लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, जिम्मेदारी आपको बोझ जैसी लग सकती है, लेकिन वही बोझ आपको ताकत देता है। एक बच्चा जिम्मेदारी से भागता है क्योंकि वो डरता है। एक परिपक्व इंसान जिम्मेदारी उठाता है क्योंकि वो समझता है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो 3 चीजें बदलती हैं। पहली, आप शिकायत करना कम करते हैं। दूसरी, आप बहाने बनाना बंद करते हैं। तीसरी, आप समाधान खोजना शुरू करते हैं। और यही असली परिवर्तन है। आप ये नहीं पूछते कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, आप पूछते हैं, अब मैं इससे क्या कर सकता हूं। लेखक यही सिखाता है कि मानसिक अनुशासन का पहला व्यावहारिक कदम है अपने जीवन के लिए पूरी जिम्मेदारी लेना, क्योंकि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आप बदलाव की शक्ति भी नहीं लेते। चैप्टर 2 का सार एक पंक्ति ने। जिस दिन आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं, उसी दिन आप अपने जीवन की शक्ति भी लेते हैं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे, क्या हमारे विचार हमेशा सही होते हैं और क्यों कभी-कभी हमें अपने ही दिमाग पर भरोसा करना बंद करना चाहिए। चैप्टर 3, अपने दिमाग पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। हम आम तौर पर मानते हैं कि हमारा दिमाग हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन लेखक यहां एक चौंकाने वाली बात कहता है, हमारा दिमाग हमेशा हमारे हित में काम नहीं करता। दिमाग का मुख्य काम हमें सुरक्षित रखना है, हमें आराम की ओर ले जाना है और खतरे से बचाना है। लेकिन आधुनिक जीवन में यही काम हमें आगे बढ़ने से रोकने लगता है। जब भी आप कुछ नया, बड़ा या अलग करने जाते हैं, दिमाग तुरंत डर दिखाता है। अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा आराम कर लो, कल करेंगे। ये आवाजें तर्क जैसी लगती हैं, लेकिन असल में ये आपको सुरक्षित रखने के बहाने हैं। लेखक कहता है, हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना मार्गदर्शन नहीं होती। अगर आप हर उस विचार पर भरोसा करने लगे जो आपके मन में आता है, तो आप डर, आलस्य और शंका के गुलाम बन जाते हैं। इसलिए मानसिक अनुशासन का मतलब है अपने विचारों को मानना नहीं, बल्कि उन्हें देखना। आप विचार है नहीं, आप विचारों को देखने वाले हैं। जब कोई नकारात्मक विचार आए, मैं ये नहीं कर सकता, तो लेखक कहता है, उस विचार से लड़ो मत, बस उसे पहचानो। ये एक विचार है, सच नहीं। जब आप ये दूरी बना लेते हैं तो विचार की ताकत कम हो जाती है। आप उसके पीछे बहते नहीं, बल्कि उसे चुनकर स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। लेखक बताता है कि शांति का रास्ता परिस्थितियों को बदलने से नहीं, अपने मन से संबंध बदलने से शुरू होता है। आपका मन बादल जैसा है, विचार आते हैं, जाते हैं। आप आकाश हैं, स्थिर, शांत, देखने वाले। जब आप ये समझ जाते हैं कि हर विचार आपकी पहचान नहीं है, तब आप अंदर से हल्के हो जाते हैं। तब चिंता कम होती है,
तब डर अपना असर खो देता है। तब आप प्रतिक्रिया देने की बजाय प्रतिक्रिया चुनते हैं। यही मानसिक शांति की शुरुआत है। चैप्टर 3 का सार एक पंक्ति में। शांति तब आती है जब आप हर विचार पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और उन्हें देखना सीख लेते हैं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे हमारे शरीर और व्यवहार हमारी मानसिक स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं। चैप्टर 4 शरीर की भाषा और मन का संबंध। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले मन बदलता है, फिर व्यवहार बदलता है, लेकिन लेखक यहाँ एक अलग दृष्टिकोण देता है। कई बार पहले शरीर बदलता है और उसके साथ मन बदल जाता है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सांस लेते हैं, ये सब आपके दिमाग को लगातार संकेत भेजता है कि आप किस स्थिति में हैं। झुके हुए कंधे, धीमी चाल, नीचे झुकी नजर दिमाग को संदेश देते हैं कि मैं कमजोर हूं, थका हुआ हूं, असुरक्षित हूं। सीधी रीढ़, स्थिर चाल, खुली छाती, शांत सांस दिमाग को संदेश देते हैं कि मैं सजग हूं, सक्षम हूं, वर्तमान में हूं। लेखक बताता है कि हमारा शरीर और मन अलग नहीं है, वे एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। जब आप अपने शरीर को बदलते हैं तो आप अपने भावनात्मक स्तर को भी बदलते हैं। अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं तो उदासी से लड़ने की बजाय अपने शरीर को ऊर्जा की मुद्रा में लाएं। सीधे बैठें, गहरी सांस लें, धीरे चलें। ये छोटे बदलाव आपके दिमाग को शांत होने का अवसर देते हैं। लेखक ये नहीं कहता कि सिर्फ पोस्चर बदलने से जिंदगी बदल जाएगी। वो ये कहता है कि ये एक व्यावहारिक उपकरण है जिससे आप अपनी स्थिति को नियंत्रित करना शुरू कर सकते हैं। जब मन बिखरा होता है तो शरीर भी बिखरा होता है। जब शरीर स्थिर होता है तो मन को स्थिर होने में मदद मिलती है। इसलिए मानसिक अनुशासन सिर्फ सोचने की प्रक्रिया नहीं है, ये जीने की प्रक्रिया है, चलने, बैठने, बोलने और सांस लेने की भी। चैप्टर 4 का सार एक पंक्ति में। आपका शरीर आपके मन का दरवाजा है, उसे बदलो, मन अपने आप बदलने लगेगा। अगले अध्याय में हम सीखेंगे तनाव से भागने की बजाय उसे समझना और संभालना कैसे सीखें। चैप्टर 5 तनाव से लड़ो मत, उसे समझो। हम आमतौर पर तनाव को दुश्मन मानते हैं। जैसे ही तनाव आता है हम चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए, लेकिन लेखक यहाँ एक अलग बात समझाता है। तनाव अपने आप में समस्या नहीं है, उससे हमारा रिश्ता समस्या है। तनाव तब पैदा होता है जब हमें लगता है कि हमारे पास किसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यानी तनाव बाहर की घटना नहीं है, वो अंदर की व्याख्या है। एक ही परिस्थिति किसी के लिए चुनौती होती है और किसी के लिए खतरा। अंतर परिस्थिति में नहीं, सोच में होता है। जब हम तनाव को खतरे की तरह देखते हैं तो शरीर सिकुड़ जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं, दिमाग बंद होने लगता है। लेकिन जब हम तनाव को चुनौती की तरह देखते हैं तो शरीर सक्रिय होता है, ध्यान बढ़ता है और हम बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। लेखक सिखाता है कि तनाव को खत्म करने की कोशिश मत करो, तनाव से दोस्ती करना सीखो। मतलब ये समझो कि तनाव आपको कुछ बताने आया है। शायद कोई सीमा पार हो रही है, शायद कोई प्राथमिकता गड़बड़ा गई है, या शायद कोई बदलाव जरूरी है। तनाव एक संकेत है, सजा नहीं। जब आप तनाव महसूस करें तो पहला कदम है उसे दबाना नहीं, पहचानना। हाँ, मैं तनाव में हूं। बस इतना स्वीकार करना ही उसका आधा प्रभाव खत्म कर देता है। दूसरा कदम है सांस को धीमा करना, शरीर को स्थिर करना, क्योंकि जब शरीर शांत होता है तब दिमाग समाधान ढूंढ पाता है। तीसरा कदम है खुद से पूछना कि इस स्थिति में मेरे नियंत्रण में क्या है, और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ना सीखना। यही मानसिक परिपक्वता है। चैप्टर 5 का सार एक पंक्ति में। तनाव को दुश्मन मत बनाओ, उसे मार्गदर्शक बनाओ। अगले अध्याय में हम सीखेंगे डिजिटल और वर्चुअल दुनिया हमारे मन को कैसे प्रभावित करती है। चैप्टर 6 अपनी वर्चुअल जिंदगी से शांति बनाना। आज हमारा जीवन सिर्फ वास्तविक दुनिया में नहीं है, हम एक दूसरी दुनिया में भी रहते हैं, स्क्रीन की दुनिया में। नोटिफिकेशन, मैसेज, सोशल मीडिया, न्यूज, वीडियो, रील्स, ये सब हमारे ध्यान पर लगातार दस्तक देते रहते हैं। लेखक कहता है, हमारी सबसे कीमती संपत्ति अब समय नहीं, ध्यान है, और वर्चुअल दुनिया इसी ध्यान के लिए लड़ रही है। जब हम हर 5 मिनट में फोन देखते हैं तो हम अपने मन को कभी गहराई में जाने ही नहीं देते। हमारे विचार अधूरे रह जाते हैं, हमारी भावनाएं अधूरी रह जाती हैं, और हमारी उपस्थिति भी अधूरी रह जाती है। लेखक ये नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी बुरी है,
वो कहता है कि बिना सीमा की टेक्नोलॉजी हमें बिखरा देती है। जब आपका ध्यान हर जगह होता है तो आपका मन कहीं नहीं होता। इसलिए मानसिक अनुशासन का एक जरूरी हिस्सा है अपनी डिजिटल आदतों को सजगता से चुनना। कब देखना है, कब नहीं देखना है, किसे सुनना है, किसे नहीं सुनना है, किस जानकारी को अंदर आने देना है और किसे नहीं। ये आज की नई आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। लेखक सुझाव देता है कि आप अपनी वर्चुअल जिंदगी के साथ शांति का रिश्ता बनाएं, न लड़ाई का, न गुलामी का। फोन आपका उपकरण है, आपका मालिक नहीं। जब आप अपने फोन को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने ध्यान को नियंत्रित करते हैं, और जब आप अपने ध्यान को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करते हैं। चैप्टर 6 का सार एक पंक्ति में: डिजिटल दुनिया को इस्तेमाल करो, उसे अपने मन पर राज मत करने दो। अगले अध्याय में हम सीखेंगे एक समय में एक चीज पर पूरी तरह ध्यान कैसे लगाया जाए। चैप्टर 7, एक चीज चुनो और उसमें पूरी तरह उतर जाओ। हम आज एक ही समय में बहुत कुछ बनना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और इसी वजह से हम कुछ भी गहराई से नहीं कर पाते। लेखक कहता है, ध्यान बटा हुआ होगा तो परिणाम भी बटा हुआ होगा। जब आप हर दिशा में थोड़ा थोड़ा चलते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचते। मन की शक्ति तब बढ़ती है जब वो एक बिंदु पर टिकता है। जैसे धूप जब फैलती है तो गर्म नहीं करती, लेकिन जब लेंस से होकर एक बिंदु पर जाती है तो आग लगा सकती है। यही ध्यान की शक्ति है। लेखक सिखाता है कि आपको जीवन में हर चीज एक साथ ठीक करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अगला सही कदम चुनना है और उसमें पूरी तरह उपस्थित होना है। जब आप एक काम करते हैं तो वही काम करें, फोन के साथ नहीं, चिंता के साथ नहीं, भविष्य के साथ नहीं। पूरा मन उसी क्षण में हो। यही गहराई है, और गहराई से ही गुणवत्ता पैदा होती है। एक चीज चुनना मतलब सीमित होना नहीं है। एक चीज चुनना मतलब अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना है। और जब आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा देते हैं तो आप खुद को बिखरने से बचाते हैं। चैप्टर 7 का सार एक पंक्ति में: जो एक जगह पूरी तरह जाता है वही आगे जाता है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे खुद को समझना क्यों जरूरी है और उससे अनुशासन कैसे बनता है। चैप्टर 8, खुद को जानना। हम पूरी जिंदगी दुनिया को समझने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को समझने के लिए शायद ही कभी रुकते हैं। लेखक कहता है, जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक आप खुद को नहीं चला सकते। हमारी आदतें, हमारी कमजोरियां, हमारे डर, हमारी इच्छाएं, ये सब हमारे फैसलों को चुपचाप प्रभावित करते रहते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आपको किस चीज से बहकाया जाता है तो वही चीज आपको बार बार गिराएगी। अगर आप नहीं जानते कि आप कब थकते हैं तो आप खुद से ज्यादा उम्मीद रखेंगे और फिर खुद से नाराज होंगे। खुद को जानने का मतलब खुद को जज करना नहीं है। खुद को जानने का मतलब खुद को देखना है, ईमानदारी से। लेखक सुझाव देता है कि आप अपने पैटर्न देखें। आप कब टालते हैं, आप कब भागते हैं, आप कब बहाने बनाते हैं और आप कब सच में आगे बढ़ते हैं। ये अवलोकन आपको दोष देने के लिए नहीं है, ये आपको दिशा देने के लिए है। जब आप अपने ट्रिगर पहचान लेते हैं तो आप उनसे पहले तैयार रहते हैं। जब आप अपनी सीमाएं समझ लेते हैं तो आप उन्हें पार करने की योजना बना सकते हैं। खुद को जानना आपको कमजोर नहीं बनाता, वो आपको यथार्थवादी बनाता है, और यथार्थ से ही स्थिरता पैदा होती है। चैप्टर 8 का सार एक पंक्ति में: जो खुद को समझता है वही खुद को बदल सकता है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे सिर्फ सोचने से नहीं, करने से बदलाव कैसे आता है। चैप्टर 9, आकर्षण नहीं, क्रिया। आज बहुत जगह ये सिखाया जाता है कि बस सही सोचो, सही महसूस करो और सब कुछ अपने आप आ जाएगा। लेकिन लेखक यहां एक जरूरी संतुलन लाता है। वो कहता है, सोचना जरूरी है, लेकिन सोचना ही काफी नहीं है। अगर सिर्फ सोचने से जीवन बदलता तो दुनिया में कोई अधूरा सपना नहीं होता। विचार दिशा देते हैं, लेकिन क्रिया मंजिल तक ले जाती है। लेखक ये नहीं नकारता कि मानसिक स्थिति महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ ये जोड़ता है कि मानसिक स्थिति का मूल्य तभी है जब वो व्यवहार में बदले। अगर आप खुद को अनुशासित मानते हैं तो आपके काम अनुशासन दिखाने चाहिए। अगर आप खुद को शांत मानते हैं तो आपकी प्रतिक्रियाएं शांत दिखनी चाहिए। अनुशासन कोई भावना नहीं है, वो अभ्यास है।
आप अच्छा महसूस होने का इंतजार मत करो। आप अच्छा काम करो, अच्छा महसूस अपने आप आएगा। लेखक सिखाता है कि छोटे छोटे कार्यों में बड़ी शक्ति होती है। एक दिन का अभ्यास छोटा लगता है, लेकिन साल का अभ्यास जीवन बदल देता है। आप उस व्यक्ति नहीं बनते जो आप सोचते हैं, आप उस व्यक्ति बनते हैं जो आप रोज करते हैं। चैप्टर 9 का सार एक पंक्ति में। आपकी पहचान आपकी सोच से नहीं, आपकी क्रिया से बनती है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे असफलता को कैसे सीख में बदला जाए। चैप्टर 10 असफल होना और सीखना। हम असफलता से डरते हैं। हम उसे शर्म, कमजोरी या अंत मान लेते हैं। लेकिन लेखक यहां दृष्टिकोण बदलता है। वो कहता है असफलता कोई फैसला नहीं है, वो केवल एक सूचना है। असफलता ये बताती है कि जो तरीका आपने चुना वो काम नहीं किया। ये नहीं बताती कि आप काम के नहीं हैं। जब बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है। हम उसे असफल नहीं कहते, हम उसे सीखना कहते हैं। लेकिन बड़े होने पर हम गिरने को अपमान समझने लगते हैं। लेखक सिखाता है कि असफलता से भागने से आप सीख से भागते हैं, और जो सीख से भागता है वो स्थिर हो जाता है। असफलता को देखो, समझो और उससे दिशा लो। क्या गलत हुआ? कहाँ मेरी तैयारी अधूरी थी? कहाँ मेरा दृष्टिकोण गलत था? ये सवाल आपको आगे बढ़ाते हैं। असफलता आपको रोकने नहीं आती, वो आपको बेहतर बनाने आती है। चैप्टर 10 का सार एक पंक्ति में। असफलता अंत नहीं है, वो सुधार का निमंत्रण है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे अनुशासन को स्थायी कैसे बनाया जाए। चैप्टर 11 अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। हम अक्सर प्रेरणा का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं जब मन करेगा तब करेंगे, जब सही महसूस होगा तब शुरू करेंगे। लेकिन लेखक यहां साफ कहता है अनुशासन भावना से नहीं, अभ्यास से बनता है। आप कुछ दिन अच्छा महसूस करके जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन आप हर दिन थोड़ा सही करके जीवन बदल सकते हैं। अभ्यास का मतलब है चाहे मन हो या ना हो, चाहे मूड अच्छा हो या खराब, आप अपने चुने हुए मार्ग पर चलते रहें। लेखक समझाता है कि दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है। जैसे शरीर जिम से मजबूत होता है, वैसे ही मन नियमित अभ्यास से स्थिर होता है। हर बार जब आप टालने के बजाय करते हैं तो आप अपने मन में एक नया रास्ता बनाते हैं, और जो रास्ता बार बार चला जाता है वही आदत बन जाता है। इसलिए अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक सीखा हुआ कौशल है, और हर कौशल अभ्यास से ही आता है। छोटे अभ्यास, रोज के अभ्यास, साधारण अभ्यास, यही असाधारण परिणाम बनाते हैं। चैप्टर 11 का सार एक पंक्ति में। जो रोज करता है वही बदलता है। फाइनल कंक्लूजन, अपने मन के मालिक बनो। इस पूरी किताब की यात्रा हमें एक ही जगह लाकर खड़ा करती है। आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, वो अंदर से बदलती है। डिसिप्लिन योर माइंड हमें ये नहीं सिखाती कि दुनिया को कैसे बदलें, ये हमें सिखाती है कि खुद को कैसे संभालें। हमने सीखा कि हर चुनाव की एक कीमत होती है, और वही आगे बढ़ता है जो सही कीमत देने को तैयार होता है। हमने समझा कि जिम्मेदारी लेने से ही शक्ति आती है। जब हम अपने जीवन का बोझ उठाते हैं, तभी हम अपने जीवन का नियंत्रण उठाते हैं। हमने जाना कि हर विचार सच नहीं होता, और शांति तब आती है जब हम अपने दिमाग को देखने वाले बनते हैं, उसके गुलाम नहीं। हमने ये भी देखा कि शरीर और मन जुड़े हुए हैं, और छोटे शारीरिक बदलाव बड़े मानसिक बदलाव ला सकते हैं। हमने तनाव को दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक बनाना सीखा है। हमने डिजिटल दुनिया से लड़ना नहीं, उससे संतुलन बनाना सीखा है। हमने सीखा कि बिखरने से कुछ नहीं बनता, और गहराई से ही गुणवत्ता पैदा होती है। हमने खुद को देखने की ईमानदारी सीखी, और समझा कि सिर्फ सोचना नहीं, करना जरूरी है। हमने असफलता से डरना नहीं, उससे सीखना सीखा है। और अंत में ये जाना कि अनुशासन कोई भावना नहीं है, वो अभ्यास है। ये किताब हमें परफेक्ट बनने के लिए नहीं कहती, ये हमें सचेत बनने के लिए कहती है। हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा शांत, थोड़ा जिम्मेदार, और यही असली परिवर्तन है। अगर इस किताब से आपको एक भी विचार मिला जो आपके जीवन को थोड़ा बेहतर बना सके, तो यही इस ऑडियो बुक की सफलता है। क्योंकि अंत में बात यह नहीं है कि आपने कितना सुना, बात यह है कि आपने कितना जिया। अंतिम संदेश,
अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। और दोस्तों, यहीं पर आज की इस यात्रा को हम विराम देते हैं। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको अपने मन को समझने का एक नया नजरिया दिया हो, अगर किसी एक बात ने आपको अंदर से छुआ हो, तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। क्योंकि सुनना शुरुआत है, लेकिन बदलना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह कंटेंट मूल्यवान लगा, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी की दिशा बदल दे। और अगर आप ऐसे ही ज्ञान, प्रेरणा और सच्ची किताबों की सरल व्याख्या चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल राइज ऑडियो हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबों को आवाज देते हैं, जो आपको बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत बनाती हैं। लाइक करना एक क्लिक है, लेकिन समर्थन बहुत बड़ी ताकत है। आपका एक लाइक हमें और बेहतर बनाने की ऊर्जा देता है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भीतर की शक्ति को हर दिन थोड़ा और जगाइए। मैं फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपने मन के मालिक बनिए और अपने जीवन को दिशा दीजिए। धन्यवाद।